हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस ऑल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन में। आज हम एमपीपीएससी के यूनिट 1 का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। इस टेस्ट में आप सभी लोगों को अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए आप अलग से मुझे कमेंट करते चलिएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपरों से लिए हुए, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको लिए गए हैं। तो इस टेस्ट को बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ, इसे सिंसियरिटी के साथ करिएगा। आंसर भी इसके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आप सभी का साथ बनाते हुए आपको फुल लेंथ टेस्ट तक लेकर जाने वाला हूं। तो यूनिट 1 आज के इस टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है हमारा ये, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा राजवंश जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है या संबंधित है, सॉरी। तो कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो वो है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का जो समय था, देखिए ये जो है माहिष्मती के शासनकाल के समय की बात है। तो ये अगर बात करें तो 550 है ना, मतलब 550 से लेके 1740 ईस्वी तक का इनका समय था। और कलचुरी वंश का, इसमें पहले माहिष्मती महेश्वर में स्थापित थी और कलचुरियों ने अधिकांश समय जो है उसका त्रिपुरी जबलपुर के शासन किया था। तो ये समय जो है इसका अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है कलचुरी वंश जो है उसमें इन ऑप्शनों में कलचुरी वंश इसका ऑप्शन होगा। और बाकी के जो है प्रतिहार दक्षिण साइड से थे, चालुक्य जो है गुजरात साइड से थे, काकतीय दक्षिण साइड के थे। तो बाकी के जो राजवंश हैं उनका मध्य प्रदेश से इतना जुड़ाव नहीं है, थोड़ा बहुत रहा है मतलब सिर्फ लड़ाइयों या जीत हार के चक्कर में। बाकी जो मोस्टली कलचुरी वंश था वो 550 से 1740 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में निवासरत था और ये भी त्रिपुरी जबलपुर में निवासरत था। तो आपको कलचुरी वंश जो है उसके साक्ष्य जो है कहाँ पर मिल जाएंगे, जबलपुर में मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, कलचुरी वंश। नेक्स्ट आते हैं, ये जो पहला प्रश्न था एमपीपीएससी प्री 1997 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो देखो ओरछा, ये क्वेश्चन है आपका एमपीपीएससी प्री 1996। ओरछा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो कह सकते हैं कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। देखो आपको यदि इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही आप इसे जो है नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि यदि आप नोट डाउन करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो है वो आपको कितना कामगार, कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। ओरछा की बात कर रहे थे, तो देखो ओरछा जो है वो कहाँ पर आता है, वो आता है आपका बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड की अगर बात करूं तो ये जो राजधानी बनाया था जिसने, वो थे बुंदेला राजा। ठीक है, चंदेल भी हैं लेकिन उनने नहीं बनाया था। बुंदेला राजा जो थे उनने ओरछा में बुंदेलखंड को राजधानी, बुंदेलखंड में ओरछा को राजधानी बनाया था राजा बुंदेला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर बात हो रही है एमपीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना बोल रहा है। तो ग्वालियर की स्थापना किसने करी थी, तो याद रखिएगा महादजी सिंधिया जो थे उन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। किसने करी थी, ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मंडला किसकी राजधानी थी। तो देखो मंडला राजधानी थी गौंड की, और गौंड जो जगह है वो गौंडों की जो राजधानी थी उनकी रानी का क्या नाम था, तो उनकी रानी का नाम दुर्गावती था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ो, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो मांडू इसमें जो है रानी रूपमती, जीवाजी, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। तो देखो झलकारी बाई तो रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी, अलाउद्दीन खां इनके बारे में बाद में बता देंगे आपको, जीवाजी ये भी हो जाएगा। यहाँ क्लियर ही है कि रानी रूपमती जो है उनका मांडू से संबंध था, तो रानी रूपमती इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पांचवे का बी। नेक्स्ट बढ़ो, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है। तो देखो परमार वंश का शासक जो है इसमें कौन है कौन नहीं है। देखो परमार वंश के शासक में आपको उपेंद्र मिल जाएंगे, मुंज मिल जाएंगे, उदयादित्य मिल जाएंगे। गांगेयदेव है वो परमार वंश के नहीं है। तो मैं अब आपसे एक प्रश्न करता हूं कि गांगेयदेव किस वंश के शासक थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप सिंसियरली मुझे इसका आंसर देंगे तो मैं अगले फुल लेंथ टेस्ट में आपको इनके बारे में और इसके अलावा भी बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा और उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। जो भी बंदा मुझे इसका आंसर देगा मैं उसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
धंगदेव। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो क्वेश्चन ये जो है एमपीपीएससी 2017 का है। धंगदेव जो है, जिनको जजाक भुक्ति के चंदेलों के, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये थे बुंदेलखंड के, जिन्हें जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं। जेजाक भुक्ति जिसे बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, वे चंदेलों के राजा थे धंगदेव, और उनके वंश का शासक था जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो 7वें का क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका है, जहाँ 50 से अधिक गुफाएं हैं। वहाँ शैल चित्रों के ढेर सारे भंडार मिले थे। तो आंसर हो जाएगा आपका 8वें का डी हो जाएगा। 9वें पे आते हैं। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमझेरा जो रियासत है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता रहता है। अब आपको ये आंसर देना है कि अमझेरा रियासत किस संबंध में का संबंध किस जिले से है? तो ये है भैया धार जिले से, है ना। और धार के कौन थे? राजा भोज थे। ठीक है, राजा भोज जो है अमझेरा से थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो ये प्रश्न है एमपीपीएससी प्री 2010 का, और इसका आंसर है विदर्भ मिला दिया गया था। यदि आपने ए बी सी इन 3 पार्ट में जो प्रदेश को बांटा था उसको यदि याद किया हो, तब जब 1956 में बंटवारा हुआ था तो कुछ राज्य मध्य प्रदेश में ले लिए गए थे और कुछ मध्य प्रदेश से नागपुर में दे दिए गए थे, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंसेस के समय पे जो राजधानी थी वो नागपुर थी। तो नागपुर जो राजधानी थी उसको छोड़कर जब भोपाल राजधानी बनाई गई तो उस समय मध्य प्रदेश में विदर्भ को क्या कर दिया गया था? हटाकर महाराष्ट्र में दे दिया गया था, और सिरोंज जो है वो वहाँ से राजस्थान से ले लिया था। इसके अलावा जो बैतूल वाला क्षेत्र है, मुल्ताई वाला क्षेत्र है, ये भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। तो इतनी चीज़ें 1956 के समय पे हुई थी। अगले बढ़ते हैं। मंडला राजधानी थी। मंडला किसकी राजधानी थी? अभी हमने पढ़ा मंडला जो है गोंडों की राजधानी थी, और वहाँ की रानी कौन थी? दुर्गावती। ठीक है, राजा भोज ने शासन किया था। देखो सभी जानते हैं राजा भोज ने कहाँ शासन किया था। तो ये कहाँ के थे? धार के थे। तो कहाँ शासन करा था इनने? राजा भोज ने धार में शासन किया था। ठीक है, और ये बहुत विद्वान आदमी था, एक कवि भी थे, साथ में एक बहुत शूरवीर भी थे। इनकी कई जो हैं जो कविताएं हैं और इनके जो ग्रंथ हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती की रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ दुर्गावती ने जो है अकबर के जो सिपाही, मतलब अकबर का जो वो था सेनापति था, उसने दुर्गावती के साथ युद्ध किया था। वो कहाँ की महिला थी? तो अभी मैं वेब से इतनी देर से बड़बड़ा रहा हूँ कि रानी दुर्गावती मंडला की थी। ठीक है, और गोंड रानी मंडला की थी दुर्गावती। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा महादजी सिंधिया जो है उनके ग्वालियर राज्य की स्थापना करी थी। तो 14वें का आंसर भी क्या हो जाएगा? महादजी सिंधिया हो जाएगा। महादेवी नहीं है, महादजी ना, महादजी। ठीक है, इसको सही कर लेना, महादजी सिंधिया। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है? देखो उज्जैन को अवंती कहा जाता है, ये सभी को पता है। और अवंती को 2 भाग में बांटा था, ये भी आपको पता है। जो महेशमती जो है दक्षिण अवंती कहलाता था, और उत्तरी अवंती जो है उज्जैन कहलाता था। उज्जैनी को 2 भाग में बांटा था। फिर बाद में और आगे बताया था कि यहाँ का बहुत सारा हिस्सा बाद में जो बौद्धों का भी यहाँ पे निवास था, फिर उसमें श्री कृष्ण से जुड़े हुए इसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? आपका उज्जैन हो जाएगा। अवंती किसे कहा जाता था? उज्जैन को। आगे बढ़ो। 16वें का आंसर क्या है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? तो देखो ग्वालियर का जो किला है उसे किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, अलीराजपुर में इनका घर भी है, और वो आज भी धरोहर के रूप में जैसा का तैसा रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। तो आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, डी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? टंट्या भील, चंद्रशेखर आज़ाद, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद है, अभी अपन ने पढ़ा अलीराजपुर में इनका हुआ था। ऐसी टंट्या भील, इनका जो है जन्म जो है खरगोन में हुआ था। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। आंसर हो जाएगा 18वें का सी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया सभी ने पढ़ पढ़ के पागला हो गए हैं। इसका जो सांची का निर्माण जो है वो किसके समय का है? वो है अशोक के समय का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस
राजवंश ने भारत में भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो कौन सा? कौन सा राजवंश था? तो भैया ये सब जानते हैं किस कौन था? चंदेल राजा। चंदेल राजाओं ने 1000 से लेके 1010 ईसा पूर्व के ईस्वी के समय पे खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। इसके बाद आ जाओ, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो ग्वालियर की स्थापना किसने करी थी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो महाराजा सूरज सेन थे, जैन नहीं थे, सूरज सेन थे, उन्होंने इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना करी थी। तो पहला आंसर ए हो जाएगा इसका। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया थे, है ना, राणोजी सिंधिया। ठीक है, राणोजी सिंधिया जो थे ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ऐसे तो बहुत जगह पाए गए हैं। दतिया इसका आंसर हो जाएगा। 23वीं का आंसर डी हो जाएगा। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दतिया में पाए गए। फिर आगे बढ़ो। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? तो कायथा जो है उज्जैन के निकट स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे आ जाओ। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है इसमें थोड़ा सा कहीं गड़बड़ मुझे लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है सवाई जय सिंह। इसने जो है क्या करवाया था? जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था उज्जैन में सवाई जय सिंह ने। आगे बढ़ो, है ना, थोड़ा सा विक्रमादित्य का भी मुझे ख्याल आ रहा था, इसलिए मैंने कहा। तो सवाई जय सिंह इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन पर। मौर्य युग में कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ तो यार। हाँ, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था। ठीक है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकर्रा कहलाता था जिसकी राजधानी क्या थी? तो अब बताना है कि भाई मौर्यों के समय पे मालवा का पश्चिमी भाग, है ना, अवंतिका कहलाता था, है ना, मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था और उसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था जिसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी दादा विदिशा। क्या थी? विदिशा। ठीक है। रानी अवंती बाई का संबंध कहाँ से है? तो रानी अवंती बाई का संबंध है रामगढ़ मंडला। सन 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? तो इसके लिए टंट्या भील को याद कर ही रहे हैं सभी लोग, तो थी भील। टंट्या भील राजनीति जो है सक्रिय थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? तो वो है धार, जो है परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था या हुआ करता था। आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था नीमच से शुरू। फिर आ जाओ, नीमच की छावनी से हुआ था शुरू। वहाँ पर क्या सैनिकों ने बगावत कर दी थी क्योंकि कारतूस वाला मैटर था। आगे बढ़ जाओ, 31 पे आ जाते हैं। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी दी थी शिवपुरी में, लटका दिया था शाम को 7 बजे, है ना। अभी कौन सा अंग्रेज था जिसने लटकाया था? तो यदि आपने सिंसियरली आंसर दे दोगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो अगर दोगे तो मैं तुमको कुछ और अच्छी बातें भी इसके बारे में बताऊंगा। आओ 32वें प्रश्न पे चलते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की क्या पहचान करें? यहां से निकालो भाई, 32 का आंसर निकालो। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर हुआ करता। तो अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, वहां का क्या था? गवर्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? अरे अब ये बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ध्रुपद संगीत के संरक्षक कौन थे? तो देखो, ये जो ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर है ना, ये ध्रुपद के बहुत अच्छे गायक भी थे और ये उनके संरक्षक भी थे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। आगे बढ़ो। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऐरण। यहाँ पर साक्ष्य मिले थे सती के होने के। होशंगाबाद ने किस सदी में मांडू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी? तो होशंगाबाद ने होशंग सा होना चाहिए।
ठीक है, तो इसका आंसर 14वीं सदी है ना, मांडू को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हुसंग शाह है उसको, है ना, हुसंग शाह ने करी थी। भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहूत स्तूप की खोज जो है कनिंघम ने करी थी। कनिंघम। भरहूत स्तूप जो है उज्जैन में है और इनकी स्थापना जो है, खोज जो है कनिंघम ने करी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्वालियर। नेक्स्ट है, सन 1993 में सुभाष चंद्र बोस की त्रिपुरी में कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है जबलपुर। 39 का डी हो जाएगा आंसर। 40 आ जाए, बोधन दउआ किसका सेनापति था? तो ये जो आंसर है, ये पिछले बार MPPSC 2019 से पूछा गया था। तो ये थे शाहगढ़ के राजा बखतवली के का सेनापति था, है ना। तो ये हो गया अपना पहला चैप्टर कंप्लीट। अगले चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर है कला साहित्य। कला साहित्य वाले चैप्टर में अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है अपना, इसको सुमेलित करना है ना। तो सुमेलित करने से पहले एक निवेदन भी कर लेते हैं आपसे कि भैया इस प्रकार हमारे जो मेहनत है उन सभी को रंग लाए, उसके लिए आप भी प्रैक्टिस और मेहनत करते चलना और बेहतरता के साथ इसको क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलना, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक क्या है, मज़ा नहीं आएगा। तो सभी से निवेदन कर देंगे कि अच्छे से इसको क्या है, शेयर करो, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ भाई, क्योंकि हम मैथ और MPPSC दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि ये का मैथ जो है वो कहीं जब हमारे को क्वेश्चन लगाने होते हैं तब हमारे को वो एक सपोर्टिंग हैंड बनता है अच्छे मार्क्स लाने में। तो मैथ और MPPSC जो कि MP जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो चाहे MPPSC पढ़ लो, चाहे आप व्यापम का पढ़ लो, चाहे कहीं के भी पढ़ लो, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा जितना MP का इसमें पूछा जाता है। तो तैयारी रखें, मैथ और MPPSC को एक साथ पैरेलल लेकर चलें। मैं लेके चल रहा हूँ, आप सिर्फ साथ रहें, काम हो जाएगा आपका। अब भाई अगला है आपका, इस प्रश्न पर आते हैं कि ये जो इनको सम्मिलित करना है, पतंग नाच, राई नाच, काठी नाच और बसदेवा गायन, ये कहाँ कहाँ कैसे क्या होते हैं, इनको ऑप्शन में ढूंढना रहता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। हमें जब कोई 4 चीज़ें लिखी मिलें ऐसे, ठीक है, और इधर भी कुछ कुछ लिखा मिले तो यहाँ से तो नहीं पकड़ पाओगे, यहीं से जो ऐसे ऑप्शन जब अपने पास आए कि 4 ऑप्शन 4 को जो है दिए हुए हैं और ऑप्शन में ढूंढना है, तो इतना तो है कि पढ़ाई अगर करी है तो 1-2 तो अपन लगा ही लेते हैं। जैसे अपने को पता है राई जो है मध्य प्रदेश का भी नाच है, और इसके अलावा क्या है, ये जो है अपन मान सकते हैं जैसे कि ये मतलब बघेलखंड और बुंदेलखंड, ये दोनों जगह नाचा जाता है। ठीक है, तो अब इस जगह पे अपने को यहाँ बघेलखंड भी हो सकता है, बुंदेलखंड भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बात तो ये समझ में आ गई कि राई नाच जो है आपका, हाँ एक, तो अब हमको यहाँ पे ढूंढना है। देखो 4 चीज़ें दे दी हैं, पतंग नाच, राई नाच, काठी नाच, बसदेवा नाच। तो यहाँ जब हमने पढ़ाई करी तो इक्के दुक्के वैसे तो पता ही होने चाहिए सारे, लेकिन फिर भी यदि नहीं पता है तब उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन क्या होता है भाई, कि हम क्या करें, इसके जो इक्के दुक्के हैं ना उनको ही संभाल लो। 1-2 भी अगर पकड़ लिए तो ऑप्शन में टचिंग हो जाती है। जैसे राई नाच की बात करें तो राई नाच जो है वो कहाँ पर होता है, एक तो ये मध्य प्रदेश का ही जो गायन है, नाच है जो है वो यहाँ का मध्य प्रदेश का ही वो है, क्या कह सकते हैं, मतलब मेन, ठीक है, नाच। तो अब ये कहाँ नाचा जाता है, तो देखो ये तो भाई बुंदेलखंड में नाचा जाता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि आपका जो बी ऑप्शन है राई नाच, ये बुंदेलखंड में नाचा जाता है, बघेलखंड में नहीं नाचा जाता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, यहाँ इसका क्लियर है, मुझे बुंदेलखंड का हूँ और बुंदेलखंड के बारे में भी जानता हूँ। बस थोड़ा सा ये था कि इधर और इधर का, बट मालवा का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ये डांस होता है, लेकिन फिर भी राई जो है बेसिकली बुंदेलखंड का है। ठीक है, कभी आप करीला वगैरह जाओगे तो आपको और मिल जाएगा। ये राई नाच जो है वहाँ पे बहुत कराया जाता है, लोग कराते हैं, अपनी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो इसके बारे में जानकारी हम बाद में भी दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक तो पता चल गया कि राई नाच जो है वो इसका बुंदेलखंड ऑप्शन है, तो ये है कि बी का 4 होगा। अब यहाँ ये बी दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही जगह 4 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन आपका एक तो सीधे ही पकड़ में आ गया है कि इसका ऑप्शन होगा डी। मतलब ए का 3, यानी कि पतंग नाच जो है वो मालवा का है, और काठी नाच जो है वो आपका निमाड़ का है,
और बसदेवा गायन जो है वो आपका बघेलखंड का है। ठीक है, ऐसे आपको तैयारी के साथ काम करना है। जो ना पता हो तो एक दो तो पक्का पता करके रखने ही पड़ेंगे। अगला है नौटंकी लोक नाट्य प्रसिद्ध है। देखो जो नौटंकी होती है वो कहाँ होती है ना, लोक नाट्य है, ये बहुत प्रसिद्ध है। नौटंकी होती है जो कहाँ होती है, तो देखो ये होती है आपके बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में नौटंकी जो है की जाती है और इसमें कई प्रकार के जो है स्वांग बनाए जाते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो ये एक प्रकार का जो है प्रसिद्ध लोक नाट्य है नौटंकी, जो कि बुंदेलखंड में होता है। आगे बढ़ो, रतौना पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो इसके ऑप्शन क्या है? बैगा, गोंड, भील और कोल। तो रतौना जो है वो किससे संबंधित है पर्व? वो बैगा जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? फाग, निर्गुणिया, गरबा, बधाई गीत। तो ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ का यदि क्षेत्र याद हो तो यहाँ पर क्या है, जो उसको अगर आपको याद हो तो आपको देखो पता चल जाएगा। देखो गरबा गरबी ये निमाड़ वाले क्षेत्र में होता है, निर्गुणिया जो है वो आपका अलीराजपुर साइड होता है ना, और फाग जो है वो भी उधर मिल जाएगा आपको, जो है निमाड़ क्षेत्र में मिल जाएगा। जो निमाड़ क्षेत्र का नहीं है तो वो एक बधाई गीत है, क्योंकि बधाई गीत वहाँ नहीं गाया जाता, ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड का है तो यहाँ पर बधाई गीत गाए जाते हैं। पर जो बाकी के हैं ऑप्शन वो लोग जो है निमाड़ क्षेत्र के हैं। तो निर्गुणिया, गरबा गरबी, फाग वाग ये सभी जो है निमाड़ क्षेत्र के गायन हैं। सिर्फ एक क्षेत्र जो है बधाई गीत जो इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ो, तानसेन का जन्म हुआ था। तो तानसेन का जन्म जो है बेहट गांव में हुआ था, ग्वालियर में। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा आपको पता है, इसका आंसर लगा दो, बेहट गांव ग्वालियर। सुमिलित करना है क्या फिर से आगे अपने पास सुमिलित करने के लिए? तो यहाँ पे अपन इसे सुमिलित करते हैं। देखो छठवें के आंसर को ढूंढते हैं। छठवें के आंसर को यदि आप ढंग से ढूंढो तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा। सरहुल नृत्य, गोल गधेड़ा नृत्य, लहरी नृत्य और थापती नृत्य। इसके सामने दिया है कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति और उराव जनजाति। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके नृत्य और इनकी जनजातियों को ढूंढना है। तो ढूंढो भाई, कैसे ढूंढोगे? तो एक दो तो पता होने चाहिए, है ना। एक दो पता हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आसान देखो, इसमें आसान से गोल गधेड़ा जो है बहुत आसान सा है, एक ऐसा जिसके बारे में आपको पता है। तो एक यदि पता चल जाए तो हो सकता है अपना काम बन जाए, है ना। तो गोल गधेड़ा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? ये गोल गधेड़ा भी, ये आपका गोल गधेड़ा भील जनजाति का एक तो अपन ने पकड़ लिया। ठीक है, दूसरा देखो लहरी नृत्य और थापती नृत्य और इसके अलावा सरहुल नृत्य। तो लहरी नृत्य और थापती नृत्य इनकी बात करें तो देखो लहरी नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति करती है। ठीक है, और जो थापती नृत्य है वो कोरकू जनजाति करती है। तो सिर्फ एक बचा सरहुल, जो कि उरांव जनजाति करती है। तो अब आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन में वो ढूंढना पड़ेगा क्या है। बाकी यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, गोल गधेड़ा जो है वो भीलों का है। फिर लहरी नृत्य जो है आपका, है ना, वो आपका कहाँ का तो बताया लहरी नृत्य, एक मिनट, लहरी नृत्य जो है वो आपका हो जाएगा आपका सहरिया जनजाति का है। थापती नृत्य जो है कोरकू का है और सरहुल नृत्य जो है वो उराव जनजाति का है। तो बन जाएगा भाई, थोड़ा सा याद रखना, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। गोल गधेड़ा भील का हो जाएगा, लहरी सहरिया का हो जाएगा, ताप्ती कोरकू का हो जाएगा और सरहुल जो है वो उराव जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया ताकि बन जाए आपसे। इसका आंसर यहाँ पर ढूंढ लेना कौन सा था, मैंने तो वहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7वां और इसमें देखते हैं तानसेन पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है। देखो मध्य प्रदेश में जो महात्मा गांधी पुरस्कार है उसमें 10 लाख मिलती है और एक कबीर पुरस्कार है इसमें 3 लाख मिलती है। बाकी मोस्टली जितने भी पुरस्कार हैं उन सब में अब 2 लाख हो गई। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो देखो 25,000 बंद हो गई है, 50,000 बंद हो गई, 1 लाख भी बंद हो गई। अभी 2 लाख रुपए से कम की राशि नहीं देते हैं, तो 2 लाख तो पकड़ के चलो
कि तानसेन में कितनी मिल जाएगी, तानसेन में मिलेगी 2 लाख रुपए राशि, इसलिए पाओ और मजे करो। आगे बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है आपका कला के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में तो आपको नहीं मिलेगा, चिकित्सा अलग चीज हो गई, शांति पीस अलग हो गया, तो कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कालिदास सम्मान की स्थापना सन 1980 में हुई थी। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ये कई बार आता है। आ जाओ आगे। तुलसी संग्रहालय की स्थापना सन 1978 में कहाँ की गई थी? तो तुलसी सम्मान के संग्रहालय की स्थापना जो है वो रामबन सतना, ठीक है, यहाँ की गई थी। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? रामबन सतना, और ये 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। श्रीमती बत्तोबाई किस शिल्प से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है और इसको ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा गुड़िया शिल्प। ये जो है ग्वालियर से हैं और ये गुड़िया शिल्प की जो है बहुत ही फेमस है बत्तोबाई। कालिदास सम्मान के प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो कालिदास सम्मान के प्रथम सम्मानित व्यक्ति, एक सेकेंड, हाँ, कालिदास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमनगढ़ी अय्यर। इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था, कुछ 25,000 30,000 50,000 रुपये के आसपास की राशि भी मिली थी इनको, पहले इतने ही मिलते थे। आगे आ जाओ। अब जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इनमें हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी क्या स्थिति थी। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो अब देखो भाई, कौन सी मध्य प्रदेश में ये भाषा नहीं बोली जाएगी? देखो भोजपुरी है ना, कहाँ बोली जाती है? जो भोजपुरी है ये बिहार साइड बोली जाती है। इसके अलावा ब्रज भाषा जो है वो अपने यहाँ पर ऊपर भिंड मुरैना ग्वालियर के पास तो बोली जाती है। मालवी जो है मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी जो है निमाड़ांचल में बोली जाती है। सिर्फ एक भोजपुरी ऐसी भाषा है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बोली नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है भोजपुरी। आगे, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? फिर अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। और देखो, मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है, गोंडी जो है वो गोंडवी बोली जाती है, कोरवी जो है वो नहीं बोली जाती। कोरवी भाषा जो है वो इधर बोली जाती है, पूर्व की तरफ बोली जाती है ना। कोरकू जनजाति कोरवी भाषा बोलती है, पर ये उससे टच है अपना, पर बोली नहीं जाती, वहाँ इधर से नहीं है। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? तो भाई बघेली जो भाषा है, अब देखो कहाँ, टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी बोलते हैं, तो बघेली कहाँ से बोलेंगे? सतना, सीधी, रीवा, ये तीनों में बघेली बोलते हैं, लेकिन टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी बोलते हैं। तो ये क्लियर है रखना है ना, बुंदेलखंड, टीकमगढ़, ओरछा, रेमाड़, ये सब बुंदेलखंड एरिया। आगे बढ़ो। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाने वाला सवाल है। मेघदूतम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेघदूतम, जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आज निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो देखो, मध्य प्रदेश में ये जो तानसेन है इनका तो ग्वालियर में जन्म हुआ, ठीक है, और दूसरे क्या है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका हाफिज़ अली खां, लता मंगेशकर का हुआ। अब बच्चे ये दो थोड़ा बहुत यदि पढ़ा हो तो उस्ताद हाफिज़ अली खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां का मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, हाफिज़ अली खां का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। पांचवे का क्या आंसर हो जाएगा? बी, और इनका जन्म जो है गायक है और इनका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान, वाह 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 वाह, जो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है होशंगाबाद, ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देखो, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, उत्तर रामचरित्रम। तो दिखा ही रहा है कि उत्तर रामचरित्र जो है वो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता प्रदीप जी कहाँ गए? अरे रहे, बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा साहित्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसमें आंसर आपको बताना है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। शरद जोशी की कविताएं मध्य प्रदेश से हैं, हरिकन शंकर परचाई ये भी मध्य प्रदेश से हैं, शायद दमोह से। प्रभाकर माचवे ये भी हैं। धर्मवीर भारती जो है नहीं है, भारती जी जो है उत्तर प्रदेश साइड के हैं, शायद, कन्फर्म नहीं है, मैं भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, पर धर्मवीर भारती जो है वो नहीं है। ये तीन तो हैं। आगे आ जाओ।
निम्न में से कौन सा संस्कृत विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं है? तो देखो मध्य प्रदेश का ये संस्कृत विद्वान नहीं है बोल रहे हैं, तो कौन सा है ये तो देखना पड़ेगा। तो 3 होंगे, जो एक ना होगा, तो नो ना होगा वो वाला ढूंढना है। तो कौन सा विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं है? कल्हड़ की राज तरंगिणी, जो इसमें जम्मू का सौंदर्य का वर्णन है, तो यही नहीं होंगे क्योंकि इनने वहाँ जाके सब कांड किए हैं। भवभूति, कालिदास और ये सब मिल जाएंगे। आंसर हो जाएगा कल्हड़। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? वाह 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 वाह, सोडलपुर में लगता है। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर में। ठीक है। निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो निमाड़ उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है महेश्वर, मांडू नहीं, महेश्वर में किया जाता है। ठीक है। निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? महेश्वर में किया जाता है। 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की कितनी संख्या है? वाह, इसमें टोटल संख्या 2 है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। बस एक ओंकारेश्वर जो है खंडवा में है, हाँ, और ओंकारेश्वर जो है उधर है, और महाकालेश्वर उज्जैन में। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ होती है? जहाँ की मंदोदरी थी, कहाँ गया ढूंढो, है ना। सागर जिले के ठाणा में नहीं होती है, इसके अलावा यहाँ भी नहीं होती है, तीसरे में भी नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भातखेड़ी गांव, शाजापुर जिले का भातखेड़ी गांव, यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है ना। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य खजुराहो में आयोजित किया जाता है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया। सोनगिरी का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है शायद टीकमगढ़ जो है उसके में आता है। इसका आंसर हम बाद में देंगे, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, पूरे गड़बड़ हो गई। 17वें पे आ जाओ आप। तो खजुराहो में मंदिरों से चोरी प्रतिमाओं का क्या नाम था जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था? अभी बताया था पैरेट लेडी के बारे में, है ना। ये इसका आंसर याद रखेगा, जो पैरेट लेडी है उसको वापस मिला था अपन को, भारत को वापस दी गई कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ आके अपने एक और पूरी चीज़ें हो गई पूरी। अगले पे चलते हैं। अब जो अगला चैप्टर है वो पर्यटन स्थल से संबंधित रहेगा, और पर्यटन जो है हमारा तो अगला 5th नंबर का चैप्टर था, और हमने पूरे पर्यटन को पढ़ा था। अब पर्यटन के क्षेत्र में जो भी आपको जानकारी है उसके लिए आंसर देते चलना, और सबसे अच्छी बात दादा, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और साथ में बने रहना। मैथ और एमपीपीएससी दोनों पैरेलल चला रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ते चलिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक आखिरी ऑप्शन बचा है अभी, है ना। चलो देते चलो इसका आंसर। पर्यटन से संबंधित ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल को किसने बनवाया था, ये अगर आपको याद हो तो राजा मान सिंह, उनने गुजरी महल की स्थापना करी थी ग्वालियर किले में। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ का किला जो है वो है बुरहानपुर में, राजा अहीर ने बनवाया था। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न जाता हो। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो आंख बंद करके मार दो खजुराहो, क्योंकि इसके अलावा कहीं नहीं जाते वो। खजुराहो मंदिर किस जिले में आता है? तो ये आता है छतरपुर जिले में। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है वो कौन सा है? वो है, एक ही जानकारी में आपके अभी का बताया है, वहाँ पे खजुराहो में मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो वो थे आपके चंदेल राजा। 6वें का आंसर आ जाएगा आपका आंसर ए, चंदेल राजा राजवंश थे। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो मूर्तिकला का तीर्थ जो है उसे भी खजुराहो कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कौन सा है? तो वो है सांची। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित हैं? तो अभी अपन अगर जाएं तो विदिशा में मिल जाएगी आपको उदयगिरी की गुफाएं। 9वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है भीमबेटका में पाए गए हैं। 10वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 11वें पे आ जाओ। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया वो कौन सा है? तो ग्वालियर का किला है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। 11वें का आंसर हो जाएगा सी। 12वें पे आ जाओ। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। भारत का 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की कितनी संख्या है? तो 2, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दतिया जिले में स्थित हैं। ठीक है, उस पर पिछले बार ऑप्शन में नहीं आया था, दतिया है, वही मैं कह रहा था कि उधर तरफ है। आगे बढ़ो। संदीपनी आश्रम कहाँ पर है?
क्वेश्चन है आपका, संदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो संदीपनी आश्रम जो है उज्जैन में स्थित है ना। यहाँ पर कृष्ण जी ने क्या करी थी? शिक्षा ली थी। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? तो वो अपन सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में मदन महल स्टेशन कहाँ पर है? वो है जबलपुर। दूसरे का आंसर हो गया ए। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे का है जयविलास महल कहाँ पर स्थित है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जयविलास महल ग्वालियर। इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो चौथे के आंसर में मुक्तागिरी है, सोनागिरी है, कुंडलवन है, और सांची जो है वो बौद्ध का स्थल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में स्थित है। मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? तो रानी रूपमती महल, दाई का मकबरा और असरफी महल, सब कुछ है यहाँ पे। तो छठवें का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गौस मोहम्मद ग्वालियर में है। सातवें का आंसर हो जाएगा ए। आठवें पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में बरेला में किसकी समाधि है? तो आ जाओ, बरेला में समाधि ढूंढते हैं। ये है रानी दुर्गावती की, है ना। यहाँ पे ये रही, सी ऑप्शन इसका। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो होशंग शाह का मकबरा जो है वो संगमरमर से बनी प्रथम इमारत थी। उसमें शाहजहाँ ने अपने उसको सेनापति को भेजा था ताकि वो यहाँ पर आके उसको देखे और फिर बढ़िया सा एक कर्रा सा उनके यहाँ आगरा में बना दे। बनाया भी खैर। शिवपुरी में किस वंश के दो व्यक्तियों की समाधि है? तो वो भैया शिवपुरी में किस दो वंशों की समाधि है? तो इसमें हो जाएगा सिंधिया जी के वंशों की, दो व्यक्तियों की समाधि है सिंधिया वंश के। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश में माल्यावतार लिया था। वाह वाह वाह। चित्रकूट, है ना। 11वें का आंसर आ जाएगा चित्रकूट। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर, है ना, देवी अहिल्या के यहाँ पर जन्म लिया था। ठीक है, बचपन का रूप लिया था। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओंकारेश्वर, संयुक्त शिवलिंग है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पर क्या है? देखो 52 गजा मंदिर जो है ना, वहाँ बहुत बड़ी पार्श्वनाथ मंदिर है, मतलब मूर्ति है। तो 52 गजा का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, आदिनाथ की वहाँ पर बड़ी 52 गजा मूर्ति है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ का मंदिर एक ही जगह है, मंदसौर। दादाजी का दरबार कहाँ पर है? तो वो है खंडवा। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है? दतिया। किस पर्यटन स्थल को जेम्स फोर्थिस ने खोजा था? तो वो जो है पचमढ़ी जो है उसे जेम्स फोर्थिस ने खोजा था। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये अब देखना पड़ेगा, गौरी शंकर का मंदिर किसने बनवाया था। ये बनवाया था आपके, देखो जितने भी जबलपुर से जुड़े हैं उनके बारे में तो देखो एक सीधी सी जानकारी याद रखना कि वो कलचुरी ही होंगे। इसका आंसर तो खैर कलचुरी है, पर मोस्टली आपको कलचुरी ही मिलेंगे क्योंकि शासन ही उन्हीं ने किया। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो धार में कालका देवी का मंदिर परमारों ने बनवाया था, क्योंकि यहाँ पे परमार शासक थे, राजा भोज से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश सूर्य मंदिर जो है मधुखेड़ा में स्थित है। राजा अमन का महल किस किले में है? तो राजा अमन का महल जो है वो अजयगढ़ किले में है। जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी, कहाँ शरण ली थी भाई जहांगीर ने? वो ओरछा के दुर्ग में उसने शरण ली थी। जहांगीर ने कहाँ ली थी? ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है? तो वो है मंडला में। कहाँ पर? मंडला में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बघेलिन महल? मंडला में। फिर ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राजा मान सिंह ने। ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर एक ही है, जिसे कहते हैं भोजपुर, और ये भोजपुर अपनी बड़े विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले थे? तो एरन जो है वहाँ से सती प्रथा के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट आ जाओ। चित्रित शैलकृत गुफाएं कहाँ मिली हैं? तो चित्रित शैलकृत गुफाएं जो हैं वो आदमगढ़ में मिली हैं। ठीक है, आदमगढ़ के बारे में पढ़ो तो पता चल जाएगा, होशंगाबाद के पास में है।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों कर देखते हैं। देखो ये मॉडल प्रश्न जो हैं, अब ये हम आ चुके हैं कौन से चैप्टर पर। अब जो हमारा अंतिम चैप्टर है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और इन व्यक्तित्व के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हबीब तनवीर का जन्म स्थान कहाँ है? हबीब तनवीर का जन्म स्थान बताओ भाई, तो वो है रायपुर में हबीब तनवीर का जन्म स्थान है। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार थे। चा से चित्र और चा से चिंचालकर, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। चिंचालकर कौन थे? चित्रकार थे। मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए? वाह वाह वाह, खंडवा में किशोर कुमार हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं पैदा हुए थे? तो वो थे किशोर कुमार। सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो चौथे का आंसर हो जाएगा इंदौर, सभी जानते हैं। बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, कौन है? तो उसका आंसर है आपका अनिल काकोड़कर। विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। इंदौर में पैदा हुए लोकप्रिय गायक और गायिका, इंदौर के लोकप्रिय गायक और गायिका है ना, कौन है? इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लता मंगेशकर जी के बारे में, इंदौर से गायिका हैं। इंदौर के बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, चलचित्र उद्योग उन्हें क्या बोलता है? जॉनी वॉकर। ये रहा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या इन सभी के बीच क्या आम बात है? सलीम खान, सलमान खान, लता मंगेशकर। ओहो, ये सभी में क्या संबंध है? इसका आंसर दो। तो ये सभी इंदौर में जन्मे हैं दादा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? वाह, ताई के नाम से किसे जानते हैं? तो ये हैं सुमित्रा महाजन, इनको ताई कहा जाता है। इनमें से सिनेमा जगत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? इनमें मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ है, तो वो है आमिर खान। सलमान खान का भी बताया मैंने, लता मंगेशकर, जया बहादुरी जो है वो भी भोपाल से हैं, है ना। जया बहादुरी जो है जबलपुर से हैं, और इनके बारे में सलमान खान मध्य प्रदेश से हैं, जबलपुर इंदौर से हैं, लता मंगेशकर इंदौर से हैं। निम्नलिखित किस अभिनेता ने फिल्म जीवन नैया से फिल्मी जीवन की शुरुआत करी थी? तो जो जीवन नैया से किसने करी थी? अशोक कुमार ने करी थी। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? तो मेरी संसद यात्रा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। इलाहाबाद लॉ जनरल के संपादक कौन थे? तो इलाहाबाद लॉ जनरल के संस्थापक थे कैलाश नाथ काटजू। भी यहाँ पर आ गया अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया था उससे जुड़े हुए सवाल जो मुझे बन पाए, मैंने ढूंढ पाए, आपको ला पाए, उन सभी को मैंने आपको ला के दिए और उन सभी को मैंने आपको डिस्कस किए। बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, जितना हो सका उतना कर दिया, लेकिन यदि और भी चीज़ें हमको लेकर आनी हैं तो आपका साथ ज़रूरी है। तो चलिए इसको शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब हो और अपना मोटिवेशन बढ़े, इसके लिए आपका सहयोग प्रदान करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।